आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज की क्लास हमारी फर्स्ट क्लास है, इकोनॉमिक्स 11th क्लास। ठीक है, तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अकाउंटेंसी एंड 11th इकोनॉमिक्स, मतलब जिसमें हम बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको नई जानने को मिलेंगी जो अभी तक 10th तक आपने किया था। दैट वाज द जर्नल नॉलेज। जर्नल यानी ठीक है, आपने पार्टिकल्स के बारे में पढ़ लिया, साइंस मैथ्स एंड दिस एंड दैट। अभी जो आप पढ़ने वाले हैं बेटा, ये आपके आगे आने वाले प्रोफेशन की स्पेसिफिक नॉलेज है, जिसको हम कह सकते हैं बेस ऑफ द प्रोफेशनल नॉलेज। तो उसके अंदर जो आपका सब्जेक्ट है दैट इज इकोनॉमिक्स। आपने सब्जेक्ट के बारे में अभी तक सिर्फ नाम सुना होगा, बट इकोनॉमिक्स होती क्या है और इकोनॉमिक्स में आप कम से कम 2 साल क्या पढ़ने वाले हैं, वो आज ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। तो बेटा इकोनॉमिक्स के अंदर 11th क्लास के अंदर हमारे 2 पार्ट्स हैं, राइट। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला पार्ट आता है स्टैटिस्टिक्स एंड सेकेंड पार्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऑल्दो पहले ये माइक्रो इकोनॉमिक्स 12th का पार्ट था, बट अभी 2 सालों से ये करिकुलम थोड़ा सा चेंज हुआ है और स्टैटिस्टिक्स के साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स को अलाइंड कर दिया गया है और 11th क्लास के अंदर ये दोनों टॉपिक पूरे होंगे। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना बेटा, जो स्टैटिस्टिक्स है ये हमारा मैथ्स का भी इसमें पोर्शन आता है। ठीक है, मैथ्स भी इससे रिलेटेड है, तो हमें इसमें कैलकुलेशन के अंदर थोड़ा सा स्ट्रांग रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी अगर मैथ्स स्ट्रांग नहीं है तो आप स्टैटिस्टिक्स नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये बहुत बेसिक मैथ है। इट्स लाइक डिवाइडिंग, मल्टीप्लाइंग एंड एडिंग द थिंग्स विद सम फॉर्मूलाज, राइट। और बहुत छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, बड़े फॉर्मूला कोई भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आती है बेटा हमारा जो सेकेंड हैंड है इकोनॉमिक्स का, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो, माइक्रो का मतलब छोटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे वो इंडिविजुअल लेवल पर पढ़ेंगे। इंडिविजुअल लेवल का मतलब जैसे आपका और मेरा लेवल, आपकी डिमांड मेरी डिमांड, आपकी सप्लाई मेरी सप्लाई, यानी एक बंदे के हिसाब से। ठीक है, इसी के अगेंस्ट जो दूसरा सब्जेक्ट होता है दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स, हाँ जी बेटा, मैक्रो का मतलब होता है कि जब हम उसी इंडिविजुअल टॉपिक्स को कंट्री वाइज, ठीक है, लेकर चलते हैं तो वो मैक्रो में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारे 12th क्लास का सिलेबस है। ठीक है, तो अभी हमें जो क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। और बेटा ये दोनों ही बहुत स्कोरिंग कहते हैं ना टॉपिक्स, या दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, इनको मैं अलग अलग सब्जेक्ट क्यों कह रही हूँ बेटा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से ज्यादा रिलेटेड नहीं है। ठीक है, बहुत थोड़ा सा रिलेशन है, तो दोनों ही स्कोरिंग है। इसके अंदर 100% लाना बहुत ईजी है। पहले क्या होता था, स्टैटिस्टिक के साथ साथ इंडियन इकोनॉमिक्स होती थी। ये हमारा थ्योरी का चैप्टर होता था 11th में, थ्योरी का जो पोर्शन है, तो इसके अंदर मार्क्स लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था। और बाय गॉड ग्रेस ये 12th में शिफ्ट हो गया और अब आप अपनी 11th बहुत प्यार से स्टैटिस्टिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बलबूते पर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज नॉट प्योरली स्टैटिस्टिक्स, दैट इज नॉट प्योरली माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। यानी इकोनॉमिक्स होती क्या है, क्योंकि सबसे पहली चीज, अगर आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, कोई रिलेटिव्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे गेस्ट होते हैं ना जो जान पूछकर पूछते हैं हाँ बताओ उसके अंदर क्या है, तो आपके पास आंसर होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स के अंदर आप क्या पढ़ रहे हो और आगे आपको क्या पढ़ने को मिलेगा। यानी आपको सबसे पहली चीज इकोनॉमिक्स और दूसरी चीज इकोनॉमी, इन दोनों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो स्टैटिस्टिक्स के बारे में होगा।
ठीक है, कि स्टैटिस्टिक्स क्या है। और बेटा ट्रस्ट मी, बहुत बहुत इजी है, लेकिन रट्टाफिकेशन नहीं करेंगे। मैंने अपने जितने नोट्स बनाए हैं वो एनसीईआरटी से हैं। हो सकता है आपकी बुक के अंदर कुछ एक्स्ट्रा हो। बेटा एनसीईआरटी के अंदर 100% कवरेज है, क्या पता वो फर्स्ट चैप्टर में ना होकर सेकेंड चैप्टर में हो। ठीक है, तो टॉपिक आपको सारे के सारे करवाए जाएंगे, नोट्स आपके सारे के सारे अवेलेबल होंगे मेरी वेबसाइट पर। ठीक है, और साथ साथ आपकी जो भी क्लासेस हैं वो आपकी रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल होगी। बाय चांस आपको दोबारा अगर क्लासेस देखनी है तो आप इजीली उन क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है जी, बट उसके लिए पहले आपको मुझे बताना पड़ेगा कि दीदी मेरा ये पोर्शन मिस हो गया था या मुझे ये पोर्शन दोबारा करना है, तो मैं उसी पर्टिकुलर पोर्शन की क्लास आपको अवेलेबल करा दूंगी। ठीक है जी, अब बात करते हैं हम आपस में आपका और मेरा इंटरेक्शन। तो यहाँ पर काफी बच्चे हैं जो पुराने हैं, तो बेटा हम दोनों का जो इंटरेक्शन होगा वो कैसे होगा, वो कमेंट के थ्रू होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर। तो मैं आपसे बार बार जब भी मेरा टॉपिक कंप्लीट होगा आई विल आस्क यू टू गिव मी अ थम्स अप। थम्स अप का मतलब कि आपको टॉपिक समझ आ गया। ठीक है, आपको 100% बोलने के लिए बोलूं, यानी आपको 100% टॉपिक समझ आ गया तो आप 100% लिख सकते हैं, नहीं आया तो 50, 60, 70 जितना आपको अप्रॉक्स समझ आया उतना परसेंटेज आप लिख दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको क्या क्या कैसे कैसे समझ आया। ठीक है जी, उसके बाद बात करते हैं बेटा हम लोगों की टेस्ट सीरीज। तो जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा तो प्रॉपर टेस्ट होंगे, प्रॉपर असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए, और अगर आपको आवाज और वीडियो और साथ साथ स्क्रीन शेयरिंग प्रॉपर आ रही है तो मुझे थम्स अप कर दीजिए। मैं सबसे पहले इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन से कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है। बेटा ये डेफिनेशन अपने आप में एक पूरी डेफिनेशन है जो आप बच्चों को लर्न करनी है। हाँ, आप इसके सिंपल वर्ड्स यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो जो कंटेंट आपको दे रखा है वो कंटेंट आपका मिस नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आता है क्या दीदी हमें ये बिल्कुल एज इट इज लर्न करनी है? नहीं बेटा, ये आपकी जो डेफिनेशन है दैट इज बीइंग यूज्ड बाय द मैक्सिमम इकोनॉमिस्ट, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप इसको सिंपल वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। वो सिंपल वर्ड्स मैं आपको बता दूंगी, लेकिन बेटा देखिए हमारे क्या होता है, एक बच्चा होता है जो 95% वाला होता है और एक बच्चा होता है 100% वाला होता है। 100 और 95% वाले में ज्यादा फर्क नहीं होता। 95 वाला भी उतने ही दिन पढ़ता है, उतनी ही देर पढ़ता है जितना 100 वाला। बट बात होती है क्वालिटी की, बात होती है 95 से अपने आप को थोड़ा सा अलग करने की। ठीक है, तो मैंने इसीलिए आपकी डेफिनेशन ये प्रॉपर ऐसे लिखी है, बट अगर आपको लर्न नहीं होती तो आप मुझे बताइएगा, आई विल गिव यू द सिंपल वर्ड्स, राइट। तो पहले हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को पढ़ेंगे, और ये इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देखिए समझते समझते हमारे पास 3 पेजेस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले सिर्फ हम पढ़ रहे हैं, फिर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को समझेंगे। तो क्या कहता है इकोनॉमिक्स? कहता है इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज टू एम्प्लॉय सबसे पहला किसको, स्केयर रिसोर्सेस को, that have alternate use to produce various commodities that satisfy their wants and distribute them for the consumption among different पर्सन और ग्रुप ऑफ सोसाइटी। अब बेटा इसके अंदर काफी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको शायद अभी समझ नहीं आएंगे, जिसमें से 3 मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं, तो आइए उनको अंडरलाइन करते हैं 3 मेन पॉइंट्स को, जिसमें सबसे पहले बोला स्केयर रिसोर्सेस, alternative use and employing of resources। ठीक है, तो ये 3 हमारे मेन वर्ड्स हैं जो बेसिकली इकोनॉमिक्स में काम आते हैं। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको सीधी सीधी एक एग्जाम्पल लेने वाली हूँ। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल के अंदर हमारा एक टॉपिक कवर होगा दैट इज स्केर्सिटी। ठीक है, and what is the scarcity? The scarcity is the main cause of studying economics। यानी हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं बेटा वो सिर्फ और सिर्फ स्केर्सिटी की वजह से पढ़ रहे हैं।
ऐसा क्यों है? तो आइए बच्चा, हम बात करते हैं स्केर्सिटी की। बेटा, स्केर्सिटी का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना, राइट? यानी जितनी आपकी वांट्स हैं, ठीक है, जितना आप चाहते हैं उससे हमेशा कम मिलना, दैट इज द स्केर्सिटी। ठीक है, आपको पता है बेटा, हमारे यहाँ पर जितने भी रिसोर्सेस हैं, आप कोई सा भी रिसोर्स उठा लीजिए, पेट्रोल है, इलेक्ट्रिसिटी है, एनी काइंड ऑफ रिसोर्स, ठीक है, वो सारे के सारे लिमिटेड हैं। अनलिमिटेड कुछ भी नहीं है बेटा। अगर वो अनलिमिटेड होते ना, तो आज शायद हम इकोनॉमिक्स पढ़ ही नहीं रहे होते, क्योंकि अगर वो अनलिमिटेड होते तो आप सबके पास सब चीज होती, सारे बहुत अमीर होते, सबकी सारी की सारी वांट पूरी हो जाती। फॉर एग्जाम्पल, आज एक बच्चे के पास छोटा फोन है, ठीक है, एक बच्चा आईफोन रखता है, एक बच्चा आईफोन के अंदर भी बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रखता है, राइट? ऐसा डिफरेंस क्यों है? ठीक है, क्योंकि बेटा किसी के पास रिसोर्सेस कम है, किसी के पास रिसोर्सेस ज्यादा है। अच्छा, अब एक बात बताओ, जो सबसे ज्यादा कहते हैं ना, जिसके पास सबसे ज्यादा अच्छा फोन है, मान लीजिए मुकेश अंबानी का बेटा है, ठीक है, क्या उसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज है? नहीं बेटा, स्केर्सिटी तो उसके भी पास है, इसीलिए तो वो इतनी सारी कंपनियां चलाता है, इतना पैसा कमाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पास अभी भी क्या है, स्केर्सिटी है। तो बेटा जो स्केर्सिटी है, ये किसकी वजह से है? स्केर्सिटी का मेन कॉज है लिमिटेड रिसोर्सेस। ठीक है, अब हमें करना क्या है? अब मुझे पता है, मान लीजिए मैं आपकी पॉकेट मनी की बात करती हूँ। पॉकेट मनी लिमिटेड है, आपको एक महीने के अंदर फॉर एग्जाम्पल 2,000 रुपए की पॉकेट मनी मिलती है, लिमिटेड है, स्केर्सिटी है। अब आप क्या करोगे? अपना दिमाग चलाना चालू, समझ कर चलिएगा, इकोनॉमिक्स का पूरा कहते हैं ना समरी में यही समझाने वाले हूँ। अब आप अपना दिमाग लगाना चालू करोगे कि इसको कैसे खर्च किया जाए, कैसे खर्च किया जाए। क्यों? क्योंकि बेटा इस 2,000 रुपए के क्या है, ऑल्टरनेटिव यूज है, ऑल्टरनेटिव यूज है। कैसे? आप इस 2,000 की बुक्स खरीद सकते हो, आप इस 2,000 की पार्टी कर सकते हो, आप इस 2,000 को सेव कर सकते हो, आप इस 2,000 से किसी फ्रेंड की हेल्प कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। और आप अपना दिमाग कैसे लगाना स्टार्ट करेंगे? बेटा आप उन ऑप्शन में से अपने लिए बेस्ट चूज करना चाहेंगे। बेस्ट चूज करना चाहेंगे, चाहेंगे का मतलब, बेटा एग्जाम आ रहे होंगे तो बुक्स खरीदेंगे, बर्थडे आ रहा होगा तो पार्टी करेंगे, फ्रेंड अगर हेल्प चाहिएगा, वो उसको हेल्प चाहिए होगी तो उसकी हेल्प करेंगे। यानी आप क्या कर रहे हैं? आप अपने स्केयर रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस में से क्या चूज कर रहे हैं? बेस्ट चूज कर रहे हैं। तो आप जो काम कर रहे हैं बेटा, वो आप इकोनॉमिक्स का ही कर रहे हैं। आपकी मम्मा हर महीने ये काम करती हैं, हर महीने उनके पास लिमिटेड इनकम आती है, उनको पता है कि उनके पास खर्चे बहुत ज्यादा हैं, तो वो क्या करती हैं? उस पैसे का बेस्ट यूटिलाइजेशन करती हैं और दिमाग के अंदर ये एक वर्किंग करती हैं कि मेरे पास इस पैसे को इस बार इस महीने मुझे कहाँ कहाँ यूज करना है, ताकि ये पैसे बेस्ट तरीके से यूटिलाइज हो सके। बेटा वही है इकोनॉमिक्स, वही है इकोनॉमिक्स। तो 3 वर्ड मैंने क्या बताया आपको? सबसे पहला, स्केयर रिसोर्सेस के, स्केयर रिसोर्सेस हो गए, स्केयर रिसोर्सेस, ठीक है, उन स्केयर रिसोर्सेस के क्या है, ऑल्टरनेटिव यूज है। और आप उन ऑल्टरनेटिव यूज में से क्या चूज करना चाहते हैं? बेस्ट चूज करना चाहते हैं, तो दैट इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब आप मेरी डेफिनेशन पढ़िए और देखिए आपको समझ आएगा या नहीं आएगा। दिमाग में क्या रखना है? 2,000 रुपए आपके पास क्या क्या उसके ऑप्शंस हैं और आप अपने लिए बेस्ट लेना चाहते हैं। तो चाहिए बेटा जल्दी से हम अपनी डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखिए, कहता है व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक इज हाउ पीपल एंड सोसाइटी, एक बंदा
या पूरी सोसाइटी के भी बारे में बात कर रहा है। चूज टू एम्प्लॉय का मतलब कहाँ खर्च करना चाहते हैं, किसको, स्केयर रिसोर्सेस को, जो उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, दैट कुड हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, जिनके क्या है, ऑल्टरनेटिव यूज है, in order to produce where commodities that satisfied their want and distribute to the consumption among various person and group in the society। कहता है किस हिसाब से उनको खर्च करना चाहते हैं ताकि वो अपनी wants को satisfy कर सके in best manner, इन बेस्ट मैनर। और बेटा वो उस पैसे को खर्च करके किसको देंगे, ऑब्वियसली आप अगर बुक्स खरीद कर आते हैं तो वो 2,000 रुपए दुकानदार को देते हैं, तो वो क्या कहते हैं, टू डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजम्पशन अमंग वेरियस पर्सन एंड ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी। और आप उस पैसे को क्या कर रहे हो बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, खर्च कर कर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, किसके पास भेज रहे हो, बहुत सारे लोगों के पास या एक ग्रुप, सोसाइटी के ग्रुप के पास। तो सीधे सिंपल सी बात, इट इज चूज टू एम्प्लॉय द स्केयर रिसोर्सेज विच आर हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस इन द बेस्ट मैनर। अभी हमने इसमें बहुत सारी ऐसी चीज है जो अभी हमें नहीं पता, जैसे कंजम्पशन क्या होता है, ठीक है, प्रोडक्शन क्या होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। बट दिस वॉज माई डेफिनेशन दैट हाउ वी यूज द स्केयर रिसोर्सेज विच आर हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस in the best manner to satisfy our want, and that process is known as economics। आपको समझ आ गया तो मुझे को मैंने आपको बताया था, इस डेफिनेशन को समझने के लिए हमें बहुत सारी चीजें इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है। अच्छा, एक डेफिनेशन हमारी बहुत स्पेसिफिक डेफिनेशन है जो एल्फ्रेड मार्शल ने दी थी, और ये हमारे मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फाउंडर, वन ऑफ द फाउंडर है। मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन सी होती है बेटा, हमारी जितनी भी इकोनॉमिक्स है ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है, एक क्लासिकल और एक मॉडर्न, राइट। मॉडर्न जो क्लासिकल हैं इनकी और मॉडर्न वालों की कुछ थ्योरीज ऐसी हैं जो अपने आप मतलब अपने आपस में ना थोड़ी अलग है, ठीक है। क्लासिकल का मतलब जो पुराने लोग थे, पुराने इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने अलग कॉन्सेप्ट दिए, मॉडर्न वालों ने उनको थोड़ा सा चेंज कर कर दे दिया। तो जो एल्फ्रेड मार्शल थे, ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स के वन ऑफ द फाउंडर थे, और उन्होंने इकोनॉमिक्स को कैसे समझाया, उन्होंने देखे क्या बोला, उन्होंने कहा स्टडी ऑफ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। कहता है एक आदमी के बारे में पढ़ना जो नॉर्मल बिजनेस लाइफ को जी रहा है। बेटा बिजनेस की लाइफ में क्या होता है बताइए, क्या वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है? बेटा अगर कोई बंदा बिजनेस करता है तो वो क्या करता है, मेहनत करता है, गुड्स को प्रोड्यूस करता है, उससे पैसे कमाता है, पैसे कमाकर खर्च करता है और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करता है। तो ये भी तो वही कहना चाह रहे हैं, बट इन्होंने अपनी डेफिनेशन को थोड़ा सा छोटा कर दिया। और आपको पता है जितनी डेफिनेशन छोटी होती है ना उतनी डीप होती है, उसके बहुत सारे कहते हैं एक्सप्लेन करने वाले आ जाते हैं। तो हमारी ऊपर वाली डेफिनेशन तो अपने आप में पूरी थी, लेकिन बेटा इस डेफिनेशन को उन्होंने शॉर्ट करके, बहुत कहते हैं ना सिंपल वर्ड्स में ना करके गहराई के अंदर उतार दिया। तो बेटा इसको समझने के लिए हमारे ऊपर वाली डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है। बट आपको ये वाली डेफिनेशन लर्न करनी है, क्योंकि कई बार टीचर स्पेसिफिकली बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स समझाओ एज पर द डेफिनेशन ऑफ एल्फ्रेड मार्शल। तो आपको ये लर्न करनी है, द स्टडी ऑफ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, जहां पर वो इनकम कमाता है, प्रोडक्शन करता है, पैसे का खर्च करता है और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करता है। अब बेटा कुछ डेफिनेशंस जो आपको आगे आने वाली हैं, मैंने उसको यहाँ पर पहले से ही आपके लिए लिख रखा है, ताकि जब वो वर्ड्स आपके पास आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और बच्चा ये एक एक लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक एक लाइन आपके जो बेसिकली आपकी जो पेपर है, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी है उसके अंदर आपको दे रखी है। तो ये सारी की सारी आपको डेफिनेशंस लर्न करनी है, जिसमें सबसे पहली डेफिनेशन आती है कंज्यूमर की, ठीक है। बेटा कंज्यूमर कौन होता है, ये वो बंदा होता है जो अपनी वांट्स सेटिस्फाई करना चाहता है, ठीक है। इसका मतलब बेटा आप सब
इस वक्त कंज्यूमर है। कैसे? बेटा आपकी एक वांट थी, क्या? कि आपको इकोनॉमिक्स लर्न करनी है। ठीक है जी। अब आप क्या कर रहे हो? आपने मुझे ढूंढा और आप मुझसे पढ़ रहे हो, तो आपकी एक वांट सेटिस्फाई हो रही है, तो आप सब क्या है? कंज्यूमर है, जो गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करके, कंज्यूम करके अपनी वांट्स को क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। किसी भी चीज को, कोई भी चीज आपके घर में, आप जिससे अपनी क्लासेस देख रहे हैं, फोन है, लैपटॉप है, आपकी बुक है, आपका पेन है, योर ईयरफोन, योर हेडफोन, योर फर्नीचर, ये सब क्या है? गुड्स है। आप उनको यूज करते हो और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते हो। तो आप सब क्या है? आप सब बच्चे जो घर में बैठे हैं, दोज ऑल आर कंज्यूमर्स। ठीक है, तो देखिए कंज्यूमर की डेफिनेशन क्या कहती है? व्हेन यू बाय गुड्स, you may want to satisfy your own personal need or choose those of your family or those of other person to whom you want to make a gift। it means सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन नहीं, अगर आप कोई चीज परचेज करते हो अपनी फैमिली के लिए भी या किसी को गिफ्ट करने के लिए भी, तो अल्टीमेटली वो बंदा कंज्यूम तो करेगा ना, तो बच्चा उसको भी इंक्लूड करा है। यू आर कॉल्ड अ कंज्यूमर। अब यहाँ पर एक बहुत प्यारी डेफिनेशन है बेटा, क्योंकि ये नॉर्मली डेफिनेशन पता है कहाँ तक मिलती है? सिर्फ यहाँ तक, ओन पर्सनल वांट। बस ये दोनों चीजें बच्चों को कंफ्यूज कर देती हैं कि अगर आप अपनी फैमिली या किसी बंदे को गिफ्ट करने के लिए भी कोई चीज खरीद रहे हो, तो भी आप कंज्यूमर कहलाओगे। ठीक है, तो कंज्यूमर कौन है? जब कोई बंदा वांट सेटिस्फेक्शन के लिए कोई चीज खरीदता है, तो वो कौन होता है? कंज्यूमर होता है। समझ आ गया? तो थम्स अप कीजिए बेटा। कौन होता है? तो बेटा अगर अभी की बात करें, तो आई एम सेलर, मैं हूं सेलर। ठीक है, आपकी टीचर। सेलर कौन होता है बेटा? जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, बनाता है, ठीक है, या बेचता है। किस चीज के लिए? बेटा उसका एक ही मोटिव होता है, प्रॉफिट कमाने के लिए। बस उसका एक ही मोटिव है, प्रॉफिट कमाना, इसलिए वो इतनी क्या कर रहा है? मेहनत कर रहा है। तो बेटा जब हमारा कोई भी बंदा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है या फिर उसको बनाता है, किसके लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए, तो वो हमारा क्या बन जाता है? दैट पर्सन इज सेलर फॉर अस। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है डेफिनेशन में? व्हेन यू सेल गुड्स टू मेक प्रॉफिट फॉर योरसेल्फ। ठीक है, प्रॉफिट फॉर योरसेल्फ, गुड्स फॉर योरसेल्फ नहीं है, प्रॉफिट कमाने के लिए आप अगर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, यू मे बी अ शॉपकीपर, जैसे एक दुकानदार, यू आर कॉल्ड अ सेलर। आप क्या कहलाएंगे? सेलर। तो यहाँ पर सेलर की डेफिनेशन है सिर्फ गुड्स को बेचना। इसके अलावा नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रोड्यूसर की, जिसके अंदर वो गुड्स को बनाएगा। दोनों में फर्क समझ आया? एक बंदा सेल कर रहा है, एक बंदा बना रहा है। और अगर एक ही बंदा सेल कर रहा है और बना रहा है, ठीक है, तो वो प्रोड्यूसर भी होगा और वो सेलर भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए एप्पल वाले आईफोन बनाते भी हैं, मैन्युफैक्चर भी करते हैं और उसको सेल भी करते हैं, तो वो सेलर भी हैं और वो प्रोड्यूसर भी हैं। तो सेलर कौन है? जो गुड्स को सेल करता है, और प्रोड्यूसर कौन है? जो गुड्स को बनाता है। ठीक है जी, तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कहती है सेलर प्रोड्यूसर की। प्रोड्यूसर्स, व्हेन यू प्रोड्यूस गुड्स, ये यू मे बी अ फार्मर और अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और प्रोवाइड सर्विसेज। ठीक है, तो मैं अभी प्रोवाइड आपको गुड्स सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आई एम अ प्रोड्यूसर ऑफ सर्विस एज वेल एज सेलर ऑफ सर्विस। ठीक है, यू मे बी अ डॉक्टर, पोर्टर, टैक्सी ड्राइवर, ट्रांसपोर्टर, यू आर कॉल्ड अ प्रोड्यूसर। क्वेश्चन आता है कि दीदी आपने बीच में इन सब का नाम क्यों लिखा है फालतू में? नहीं बेटा, क्वेश्चन आपके पास आएगा गिव सम एग्जांपल ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ सर्विस, तो आपके पास आंसर होना चाहिए अ डॉक्टर, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अ लॉयर, अ ट्रांसपोर्टर, अ टैक्सी ड्राइवर, अ बार्बर। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं, राइट, प्रोड्यूसर हैं। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन थी सेलर की और प्रोड्यूसर की। समझ आ गया? 100% समझ आ गया तो मुझे 100% लिख दीजिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ बंदा इन इकोनॉमी, एंड दैट बंदा इज एम्प्लॉई।
तो बच्चे यहाँ पर दो हमारी डेफिनेशन एक साथ कवर होंगी। सबसे पहला एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, ठीक है। तो एम्प्लॉयर कौन होता है और एम्प्लॉय कौन होता है। तो एक काम करते हैं, दोनों को एक साथ समझते हैं। तो बेटा अगर सीधी सिंपल सी बात मैं करूं, तो जब भी कोई बंदा किसी के यहाँ नौकरी करता है, ठीक है, यानी आप किसी के यहाँ एम्प्लॉयमेंट पर हैं, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट कर रखा है, तो जो आपका बॉस है, जिसने आपको नौकरी पर रखा है, दैट पर्सन इज एम्प्लॉयर। और जो बंदा नौकरी कर रहा है, that banda is employee. For example, Mr. A was a lawyer. उन्होंने एक अकाउंटेंट को हायर किया, ठीक है, अकाउंटेंट को हायर किया एज एन एम्प्लॉय, और वो उसको क्या दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं पर मंथ 20,000, ठीक है। तो वो जो लॉयर है दैट इज एम्प्लॉयर, एंड जो अकाउंटेंट है दैट पर्सन इज एम्प्लॉय, ठीक है। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। डेफिनेशन में हमें बहुत प्यारे से वर्ड्स दे रखे हैं, देखते हैं। When you are in a job, जब आप कोई जॉब करते हो, वर्किंग फॉर सम अदर पर्सन, यू गेट पेड फॉर it and you are called an employee. You may be employed by somebody who pays you wages or a salary. तो आप जिसके पास भी जॉब करते हैं और वो बंदा आपको सैलरी पे कर रहा है, तो आप क्या हो जाएंगे, एम्प्लॉय हो जाएंगे। अब बात करते हैं एम्प्लॉयर की डेफिनेशन की। तो कहता है व्हेन यू एम्प्लॉय समबडी, अब आपके बारे में कहता है जब आपने किसी को अपने यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में रखा है। व्हेन यू एम्प्लॉय समबडी, गिविंग देम अ वेज, वेज बेटा सैलरी एंड वेजेस, सैलरी ऑफिस वाले बंदों को दिए जाते हैं और वेजेस किसको दिए जाते हैं, फैक्ट्री वालों को। बट इकोनॉमिक्स के अंदर बेटा आप दोनों साइड बाय साइड यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट अकाउंट्स के अंदर ये रूल मत लगा दीजिएगा। तो गिविंग देम अ वेज, यू आर एन एम्प्लॉयर। In all these cases, you will be called gainfully employed in an economic activity. तो basically यहाँ पर वो क्या कहता है, यहाँ दोनों के बारे में वो कहता है कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर एम्प्लॉयमेंट में आएंगे। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों की बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बारे में समझ आ गया तो मुझे थम्स अप कीजिए बेटा। ये टॉपिक है इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट बच्चा इससे पहले मैं आपको एक स्टेप कहते हैं ना बैकवर्ड लेकर चलती हूँ कि हमारी इकोनॉमी के अंदर कितनी एक्टिविटीज होती हैं। तो एक्टिविटीज इन इकोनॉमी, ठीक है जी। तो बेटा हमारी इकोनॉमी में दो तरीके की एक्टिविटीज होती हैं। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। अभी जो उसने यहाँ पर आपको समझाया है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करी है। बट बच्चा मेरे हिसाब से आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको थोड़ा बैकवर्ड लेकर गई। तो सबसे पहले हम समझेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है। बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर वो सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व होंगी जो बेसिकली प्रॉफिट अर्न करने के लिए करी जाती है, यानी जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे आप सबके घर के अंदर आपके फादर हैं वो जॉब पर जाते हैं, बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उनका जो मोटिव है वो पैसा कमाना है, ठीक है। तो ऐसे आप किसी से बुक खरीदने जाते हैं, वो शॉपकीपर भी क्या है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। तो वो सारी एक्टिविटी जो प्रॉफिट कमाने के मोटिव से की गई है, दोज ऑल आर इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि दीदी इसके अलावा कौन सी एक्टिविटीज होती हैं जो नॉन इकोनॉमिक में आती हैं। तो बेटा बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, तो बेटा एक बात बताओ, पूजा करते हो, है ना, पूजा करते हो, घूमने जाते हो, ये सारी की सारी जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती हैं वो क्या हो गया बेटा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पार्ट है।
राइट। तो ये हमारी ऐसी सारी एक्टिविटीज जो बेसिकली प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं करी गई हैं, दोज ऑल आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। समझ आ गया तो थम्स अप कीजिए और जल्दी से हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की डेफिनेशन कर लेते हैं। क्या कहता है इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज are one that are taken for monetary gain। कहता है वो सारी की सारी एक्टिविटीज, सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो मॉनेटरी गेन के लिए की गई है, दोज ऑल आर इकोनॉमिक एक्टिविटी। और बच्चा इसके अंदर मेनली कौन सी चीजें होती हैं, विच इज मीन बाय ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, यानी बिजनेस के लिए की गई सारी एक्टिविटीज क्या रहती हैं बेटा, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज रहती हैं, क्योंकि बिजनेस के अंदर की सारी एक्टिविटीज मोटिव क्या रहता है, प्रॉफिट कमाने का। तो दीज आर ऑल आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक की, एंड दैट टॉपिक इज समथिंग वियर्ड टॉपिक, जिसके अंदर एनसीईआरटी में लिखा था, वी कैन नॉट गेट समथिंग फॉर नथिंग। कहता है हमें फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। और बेटा ये समझाने के लिए ये टॉपिक क्यों उठाया, ताकि वो हमें स्केर्सिटी के बारे में बता सके। ठीक है, तो यहाँ पर उसने बहुत इजी सा एक एग्जाम्पल दिया है, वी कैन नॉट गेट समथिंग फॉर नथिंग, यानी हमें फ्री में कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ पर एक उसने एग्जाम्पल दिया विशफुल लाइफ का। विशफुल लाइफ का मतलब जैसी लाइफ हम सब चाहते हैं, और उन्होंने वहां पर एग्जाम्पल दिया था अलादीन एंड हिज मैजिक लैम्प। वो क्या करता था, मैजिक लैम्प खिंचता था और उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती थी। ठीक है, तो बेटा क्या हमारे साथ ऐसा हो सकता है? नहीं। तो हम बात करते हैं रियल लाइफ की। रियल लाइफ में क्या कहता है, कहता है हम अलादीन जैसे लकी तो नहीं है, तो हम कैसे हैं? तो बेटा हमारी है अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है जी। और बेटा उसके अगेंस्ट में जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, दोज रिसोर्सेज आर स्क्योर रिसोर्सेज। ठीक है, और बेटा अगर ये दोनों है तभी इकोनॉमिक्स है। अगर हम कहते कि सबके पास चिराग होता और सब अलादीन बन जाते, तो हमारा एक सब्जेक्ट कम हो जाता। ठीक है, तो आपके एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर उन्होंने आपकी पॉकेट मनी का एग्जाम्पल दिया, जो अभी हम पढ़कर आए। कहता है टेक फॉर एन एग्जाम्पल द पॉकेट मनी दैट यू गेट टू स्पेंड, इफ यू हैड मोर ऑफ इट देन यू कुड हैव परचेज्ड ऑलमोस्ट ऑल थिंग you wanted, but since your pocket money is limited, you have to choose only those things that you want the most, that you want the most। what is that you want the most? अगर ये यहाँ पर मोस्ट वर्ड नहीं लिखता ना, तो बेटा हमारी इकोनॉमिक्स का पर्पस खत्म हो जाता। किस लिए? क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पता है किस लिए करते हैं, टू चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ठीक है, बेस्ट ऑल्टरनेटिव मतलब हम अपनी मैक्सिमम वांट को सेटिस्फाई करें, दैट इज द इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इसलिए उसने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया और लास्ट में लिखा दैट यू वांट द मोस्ट, आप उसको ले सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद उसने यहाँ पर बेटा बात करी स्केर्सिटी की। ठीक है, तो देखिए वही पॉकेट मनी और वही आप, और आप चाहते हैं बहुत सारी चीजें, बट यू आर हैविंग स्केयर रिसोर्सेज and you want many things, but you cannot have all the things in this small pocket money। in fact मुकेश अंबानी के बेटे का भी जो पॉकेट मनी होगा उसके अंदर उसको सब कुछ नहीं मिल पाएगा, because this is the basic thing about, or the basic feature about the economics। क्या कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, those all are the scarce in nature। तो पढ़ते हैं बेटा स्केर्सिटी के बारे में। तो सीधे सिंपल सी बात, चीजों की कमी होना इज स्केर्सिटी। कहता है स्केर्सिटी इज द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो हमारे पास एक नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स? तो स्केर्सिटी इज द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम।
आगे कहता है had there been no scarcity there would have been no economic problem and you would not have studied economic either. In our daily life we face various forms of scarcity. बहुत सारी scarcity हम डेली लाइफ में देखते हैं. किसी के पास खाना कम, किसी के पास रहना कम यानी घर छोटा, किसी के पास बहुत सारी स्केर्सिटी. मतलब एक कहते हैं ना, हर एक सेकंड के अंदर हमें ये रियलाइज होता है यार हमें हमारे पास ये चीज की कमी है. ठीक है, ओके विद कि हम उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं एंड हम खुश रहते हैं, बट स्केर्सिटी तो है. तो दिस इज द रूट ऑफ द ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. आगे कहता है, उसने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं. ठीक है, कहता है द लॉन्ग क्यूज एट रेलवे बुकिंग काउंटर, क्राउडेड बस, ट्रेन, शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, रश टू गेट अ टिकट टू वॉच अ न्यू फिल्म एक्सेट्रा, और द एग्जाम्पल ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ सिक्योरिटीज. तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स बेटा, मैंने स्पेशली एग्जाम्पल्स को हटाया नहीं ताकि आपके पास एग्जाम्पल्स रेडिली अवेलेबल रहें आपके क्वेश्चन को डेकोरेट करने के लिए, उसको एनहांस करने के लिए. ठीक है, आगे कहता है अच्छा रीजन क्या है स्केर्सिटी का. बेटा चीजों की कमी क्यों है? ऑब्वियसली बेटा दो रीजन से, क्योंकि हमारे रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है, और हमारी बॉन्ड्स क्या है, अनलिमिटेड है. तो इन्हीं दोनों चीजों की वजह से, भाई अगर हमारे पास रिसोर्सेस अनलिमिटेड होते तो भी स्केर्सिटी नहीं थी, अगर हमारी बॉन्ड्स अनलिमिटेड नहीं होती तो भी स्केर्सिटी नहीं थी. जितना है उतने में खुश हमें चाहिए ही नहीं. तो स्केर्सिटी किसकी वजह से है बेटा? बिकॉज लिमिटेड रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड बॉन्ड्स. तो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है. We face scarcity because the things that satisfy our wants are limited in availability and also have alternative uses. आप इस रुपए के साथ साथ कितनी सारी चीजें खरीद सकते हैं. अगर आपकी मम्मा आपको ये 1000 रुपए देकर कहती कि बेटा आपको सिर्फ इनकी बुक्स लेकर आनी है, तो क्या आप किसी और चीज के बारे में सोचते? क्या आप उसकी प्लानिंग करते? कभी नहीं करते, क्योंकि इन 1000 रुपए का ऑल्टरनेटिव यूज ही नहीं है. आपको पक्का पक्का पता है कि बुक्स ही लेकर आनी है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ही नहीं है. आप सीधा जाएंगे, बिना कुछ सोचे समझे क्या कर कर आएंगे, बुक्स लेकर आएंगे. बट बेटा प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होती है? जब आपके पास उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस आ जाते हैं. तो ऑल्टरनेटिव यूजेस भी साथ में आपको एड ऑन करना पड़ेगा. ठीक है, आगे कहता है ऑल्टरनेटिव यूजेस के बारे में ही उसने लाइन लिखी जो हमने अभी पढ़ा. कहता है ऑल्टरनेटिव ऑफ रिसोर्सेज गिव राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस between different commodities that can be produced by the resources. तो यहाँ पर कहता है कि हमारा जो प्रोडक्शन वाले हैं, जिनको हम प्रोड्यूसर कहते हैं, उनके साथ भी तो यही प्रॉब्लम है. उनके पास लिमिटेड रॉ मटेरियल है, उनके पास लिमिटेड कैपिटल है यानी पैसा है, और वो उस पैसे को क्या करना चाहते हैं, वो उस पैसे को बेस्ट यूटिलाइज करना चाहते हैं ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके. ठीक है, तो उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस है, रॉ मटेरियल, कैपिटल, सबके ऑल्टरनेटिव यूजेस है, तो वो उनको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हैं. सो दिस वाज द शॉर्ट नोट ऑफ स्केर्सिटी. अगर आपको समझ आ गया तो प्लीज थम्स. बेटा हमने अभी एक टॉपिक समझा था, ओके, मैनिफेस्टेशन ऑफ सिक्योरिटी. एक मिनट किया था बेटा कि एक्टिविटीज कितनी है इकोनॉमी के अंदर, तो हमने उनको बाइफरकेट किया, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी थी बेटा? जिनको प्रॉफिट के लिए कमाया जाता है. और बेटा ये कितनी एक्टिविटीज है? तो आइए बच्चा, आज मैं आपको 12th का भी एक टॉपिक करा देती हूँ कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितने तरीके की होती हैं. ठीक है, तो आइए बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ते हैं. तो जितनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हमने 3 एक्टिविटीज के अंदर बाइफरकेट किया. सबसे पहला कंजम्पशन, कंजम्पशन एक्टिविटी, सेकंड प्रोडक्शन एक्टिविटी, और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी. ये 3 फेजेस हैं हमारे, ये 3 तरीके की एक्टिविटीज हैं, और इन्हीं सारी
इन 3 चीजों में हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी की पूरी सिमट जाती है। तो बस हमें इसी के बारे में पढ़ना है कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है। ठीक है, तो आइए बेटा पढ़ते हैं इसी के बारे में। कहता है सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी की डेफिनेशन, जो हम अभी कर कर आए हैं। ठीक है, तो उसके अंदर बेटा वो क्या कहता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू अर्न अ लिविंग। अर्न अ लिविंग का मतलब ऑब्वियसली प्रॉफिट कमाना ही तो है। हर बार नई डेफिनेशन दे देता है, कोई बात नहीं बेटा, उसके कहने का तरीका अलग हो रहा है, बट वो कहना एक ही बात चाहता है। अर्न अ लिविंग का मतलब अपने लिए कमाई करना। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के टाइप क्या हुए बेटा, तो उसने बोला सबसे पहला कंजम्पशन, दूसरा प्रोडक्शन और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गई है, राइटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ व्हाट इज कंजम्पशन एक्टिविटी। बेटा हमारे यहाँ पर बस हम अपनी क्लास इस टॉपिक के बाद एंड करते हैं। कंजम्पशन एक्टिविटी, बेटा जितने भी हमारे यहाँ पर कंज्यूमर हैं, ठीक है, कंज्यूमर जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं किससे रिलेटेड, फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स, यानी अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जितनी एक्टिविटी करते हैं, दोज ऑल आर कंजम्पशन एक्टिविटी। लाइक आप सुबह खाना खाते हो, चॉकलेट्स खाते हो, पढ़ाई करते हो, घूमने जाते हो, ये सारे की सारी एक्टिविटी आप लोग अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, तो दोज ऑल आर कंजम्पशन एक्टिविटी। पढ़ लेते हैं एक बार कंजम्पशन एक्टिविटी की डेफिनेशन। कहता है कंजम्पशन is an economic activity which deal with use of goods and services for satisfaction of wants। यार हमारे यहाँ पर जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, आप उनको क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, उनका इस्तेमाल कर रहे हो, किस वजह से, फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ योर वांट्स। तो वो सारी एक्टिविटी क्या हो जाएंगी बेटा, आपकी कंजम्पशन एक्टिविटी हो जाएंगी। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोड्यूसर एक्टिविटी, उसके बाद हम अपनी क्लास खत्म करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा लंबा है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, तो बेटा प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या है, कहता है जितने भी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, हम अभी बात कर आए थे, प्रोड्यूसर्स कौन है, जो भी गुड्स को बनाते हैं, सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, वो सारे के सारे जो एक्टिविटी करते हैं, कौन सी एक्टिविटी करते हैं बेटा, गुड्स को बनाने की जो एक्टिविटी करते हैं, दैट एक्टिविटी इज द प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो देखिए जितने भी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, वो सारे के सारे क्या करते हैं, गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो वो क्या बनता है, क्या करते हैं बेटा, वो क्या होता है, प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर आता है। क्या है, देखिए प्रोडक्शन रेफर्स टू ऑल एक्टिविटी विच इज अंडरटेकन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, और उसने उसके बाद भी एक लाइन ऐड करी, फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। बेटा पता है ये जनरेशन ऑफ इनकम उसने क्यों ऐड किया, ताकि वो आपको समझा सके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। क्योंकि बेटा जो भी प्रोड्यूसर होता है, वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कब करता है, क्यों करता है, सॉरी, इसलिए करता है ताकि वो कमाई कर सके, पैसे को कमा सके। ठीक है, तो प्रोडक्शन के अंदर आपको प्रोडक्शन और जनरेशन ऑफ इनकम दोनों को इंक्लूड करना है। तो जल्दी से बता दीजिए, कंजम्पशन और प्रोडक्शन समझ आ गया, और बाकी का हम कल करें। 2 मिनट के अंदर रिवाइज करा रही हूँ बेटा। हाँ जी बेटा, मैं अभी भेज देती हूँ। बेटा हमने सबसे पहले किया इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा कि हमें अपने रिसोर्सेज को एम्प्लॉय करना है, कौन से रिसोर्सेज जो कि स्केयर हैं, जिनके ऑल्टरनेटिव यूज हैं, और हमें उन्हें किस तरीके से एम्प्लॉय करना है ताकि हम उनका बेस्ट यूज कर सके, किसके लिए, फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर वांट्स। उसके बाद बेटा हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने अल्फ्रेड मार्शल की एक डेफिनेशन पढ़ी, बहुत छोटी सी डेफिनेशन, वो भी आप लर्न कर लेना। फिर हमने पढ़ा कंज्यूमर के बारे में। बेटा अपने दिमाग में सारी डेफिनेशंस घुमाते जाइए जो भी मैंने पढ़ाया। फिर हमने प्रोड्यूसर पढ़ा, फिर हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ा, एंड देन वी
प्रोड्यूसर हो गया, फिर हमने सेलर के बारे में पढ़ा, सेलर के बाद हमने कंजम्पशन पढ़ा, कंजम्पशन प्रोडक्शन पढ़ा, स्केर्सिटी के बारे में पढ़ा, ठीक है जी। और इसके अंदर हमने अभी तक का अपना चैप्टर इकोनॉमिक्स बेसिकली इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर ली। कल जब हम स्टार्ट करेंगे, हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आज की क्लास मेरे से यहीं पर एंड है।